अगर आप सब स्टेशन में विजिट करते हैं तो आपको इस तरह का डिवाइस देखने मिलता है। और अगर आप सोच रहे ये ट्रांसफार्मर है तो आपको बता दें ये ट्रांसफार्मर नहीं है। ये भले ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है पर काम वैसा नहीं करता है। इसमें काफी सारे अंतर है। दोनों को यूज करने का पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है, काम करने के तरीके में अंतर होता है और भी काफी सारे डिफरेंस होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही इस रिएक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपको पता ही है। अब इस रिएक्टर को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं, किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, तमाम सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर आपको सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको पूछना है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहला अंतर तो यहीं पर आ जाता है कि हम इसे यूज क्यों कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता है कि हम इसे बनाए इसलिए थे ताकि हम जो भी बिजली पावर स्टेशन में बना पा रहे हैं उसको हम इफिशिएंट तरीके से जो है रिसीविंग एंड तक भेज सके, लोड तक भेज सके। तो ये ट्रांसफार्मर करता क्या है कि जो भी पावर हम भेजना चाहते हैं उसका वोल्टेज को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो करंट कम हो जाता है, तो ट्रांसमिशन जो लॉस है वो आपका कम हो रहा होगा, तो आप बिजली को इफिशिएंट तरीके से भेज पा रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर हम रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर जो है वो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पावर सिस्टम में। अब इस रिएक्टिव पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में। अगर ये रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो वोल्टेज है रिसीविंग एंड में, जो लोड साइड में जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है लोड साइड का वो अगर ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, तो उसे ही तो हम फेरेंटी इफेक्ट कह रहे होते हैं। तो इस वोल्टेज को अगर आपको कम करना है तो सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर है उसको कम करना होगा। तो रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए इस रिएक्टर को अगर आप शंट में कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो है उस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो आपका वोल्टेज को लिमिट कर देता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इस रिएक्टर को यूज करने की वजह से आप फेरेंटी इफेक्ट भी जो है कम कर पा रहे हैं। अब ये जो रिएक्टर है जिसको आपने शंट में कनेक्ट किया था, ऐसे रिएक्टर को हम शंट रिएक्टर कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारे रिएक्टर होते हैं और इसका जो काम है वो सिर्फ रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना तक ही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। इसको आप किस तरीके से सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका कनेक्शन के ऊपर, इसके रिएक्टेंस के ऊपर जो है इसका एप्लीकेशन जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप इस रिएक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट को ये लिमिट कर रहा होगा, या किसी भी फॉल्ट के कारण बहुत ज्यादा करंट अगर सिस्टम में फ्लो होने लगता है तो उसको वो लिमिट करेगा, फ्लो होने नहीं देगा। क्योंकि रिएक्टर अगर एक तरीके से देखिएगा क्या है, वो इंडक्टर ही तो है। और इंडक्टर के बारे में हमने बताया है कि उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो सडन करंट की चेंज को जो है वो अलाउ नहीं करता है, और इसलिए हम इसे करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी कहते हैं। अब देखिए यही जो रिएक्टर है आपको एपीएफसी पैनल या वीएफडी में भी आपको देखने मिलेगा, तो वहां पे ये हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर रहा होता है, सप्रेस कर रहा होता है। अब ये हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स नॉर्मल जो करंट आपके सिस्टम में फ्लो होता है 50 हर्ट्ज का, उसके अलावा कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसे हम हार्मोनिक्स कह रहे हो। अब ये जो हार्मोनिक्स है ये हमारे सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब ये हार्मोनिक्स आता कैसे है ये एक अलग चीज है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। अब ये सिस्टम में आ गया तो इसको हम कम कैसे कर रहे होंगे? जैसे एपीएफसी पैनल में आपको रिएक्टर हम यूज कर रहे होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। अब ये कर पाता है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? ये ऑपोजिशन है कि कितना करंट को ये अपोज कर रहा होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, अगर इसका फॉर्मूला आप देखेंगे, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 2πf × L। तो यहाँ पे f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या बताया, हार्मोनिक्स क्या है? वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट है। तो जैसे जैसे f का वैल्यू बढ़ रहा होगा वैसे वैसे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ऑपोजिशन, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को वो अपोज कर रहा होगा, उसको रोक रहा होगा। तो इस तरीके से ये हार्मोनिक्स को सप्रेस कर रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्टर का नाम आपको सुनने मिलेगा, जैसे कि ट्यूनिंग रिएक्टर होता है। अब ट्यूनिंग रिएक्टर जो है अक्सर हम कैपेसिटर के साथ जो है सीरीज पैरेलल करके हम यूज कर रहे होते हैं। ये स्पेसिफिक हार्मोनिक को फिल्टर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जहां पे प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो सेम होता है। अब अगर हम वर्किंग के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, जहां पर एक वाइंडिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा होता है, दूसरे वाइंडिंग में ये जो फ्लक्स है वो लिंक करता है और वो चेंज होता है।
दूसरी ओर रिएक्टर में वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होता है, यानी कि जो वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा होता है उसी वाइंडिंग से वो फ्लक्स लिंक करता है। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर में हर फेज के लिए 2 वाइंडिंग हम यूज कर रहे होते हैं। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो आपका टोटल 6 वाइंडिंग हम यूज कर रहे होंगे, और दूसरी ओर रिएक्टर में हर फेज के लिए 1 वाइंडिंग हम यूज कर रहे होते हैं, यानी कि 3 फेज सिस्टम में आपको 3 वाइंडिंग देखने मिलेगा रिएक्टर में। और इसके अलावा आप इसका सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और रिएक्टर में जो है सीरीज रिएक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और शंट रिएक्टर कुछ इस तरीके से बनता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हार्मोनिक्स का चर्चा इस वीडियो में हमने किया था, इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।